बिल को देश की लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 को बहुमत से पारित किया गया और इसको पारित होने के लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार के साहसिक कदम उठाने का यदि कोई काम कर सकते हैं तो वे नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और इसमें संशोधन देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक था, लेकिन इस प्रकार के निर्णय करने में हर कोई सक्षम नहीं होता है। और इसमें देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये कोई धार्मिक बिल नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी के धर्म में, उसकी पूजा पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह केवल मात्र एक वैधानिक विधेयक है जिसके माध्यम से जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन सभी की देखरेख, उनका प्रबंधन, उनका संचालन ठीक प्रकार से हो। और मैं एक मुस्लिम नेता का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि अब जो इसमें संशोधन आया है तो ऐसे कई बड़े भूमाफिया थे जो इन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे। अब उस भूमाफिया का नियंत्रण भी समाप्त होगा क्योंकि अब इसमें कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और साथियों देखिए कि पूरे देश में जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी अगर कुल कीमत आंकी जाए तो 1.2 लाख करोड़ रुपया है। सन 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में देश में रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर किसी के पास सबसे अधिक भूमि है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। और उन्होंने एक बात की हैरानी जताई कि जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है उसकी सालाना आय केवल मात्र 163 करोड़ रुपए है। और उस समय उनका आकलन जब आया तो उस आकलन के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर इसका ठीक प्रकार से देखभाल और संचालन होता तो ये लगभग 12,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसकी आय होती। और आज अगर वर्तमान में देखें तो अब तो उसकी जो आय है लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए थी, जो कि 200 करोड़ रुपए से भी नीचे। यानी कितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम होते थे। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए काम किया गया है और साथ ही कुछ संशोधन किए जाने अत्यंत आवश्यक थे। 1995 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हुए एक बात में कहा कि केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत, क्योंकि सन 96 में लोकसभा का चुनाव होना था तो उस समय उन्होंने एक बात ये कही कि भाई अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, जिसको भी ये कह दे कि ये वक्फ की संपत्ति है तो अब वक्फ की हो जाए, तो इस प्रकार का निर्णय लिया। और उसके पश्चात 2013 में एक जो संशोधन 40 के अंतर्गत यह कहा गया कि अब यदि कोई भी संपत्ति का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त रहेगा। और फिर 2013 में जो संशोधन लाए उसमें इतने कठोर कानून बनाए, वो एक केवल मात्र इसलिए बनाए, उनको उम्मीद थी कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मत मिलेगा। लेकिन 2014 में 2/3 मतों से श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय 2013 में आनन फानन में दिल्ली की 123 संपत्तियां सीधी वक्फ बोर्ड को दी गई। तो इस प्रकार के निर्णय वो यानी कि करते थे, केवल मात्र उन्होंने मुस्लिम समाज को सदा वोट बैंक की दृष्टि से देखा है, उसको सुनियोजित करना, उसको ठीक प्रकार से चलाना। और अब इसमें यह अधिकार है कि जो वंचित हैं, जो शोषित हैं,
जो गरीब हैं, महिला है, बच्चे हैं, उन सबका कल्याण कैसे हो। और मैं एक बात यह भी कहूंगा कि आखिरकार कोई कांग्रेस पार्टी के लोगों को और जो उनके एलाइज हैं, जो आज इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, उनको कभी ये पूछे तुम्हारे संरक्षण में जब तुमने ये सब बातें की तो ये बताओ कि इस सारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए था तो कितना हुआ। कितने तुमने अनाथालय खोले, कितने तुमने पुस्तकालय खोले, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल बनाए, और कितने तुमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले, कितनी बेटियों के लिए तुमने सिलाई कढ़ाई के केंद्र खोल करके उनका स्किल डेवलपमेंट किया। तो ये सबकी तरफ ध्यान नहीं था, केवल मात्र कुछ लोगों का यही था संपत्ति को हड़पना, उसका रख रखाव ठीक प्रकार से ना। और एक वैधानिक प्रक्रिया है और वैधानिक प्रक्रिया के नाते ये जिम्मेदारी, और बाकी किसी पूजा पद्धति में, किसी दरगाह की ओर, किसी मस्जिद की ओर जाने का किसी का प्रश्न नहीं। सब अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना वो काम करते रहें। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है कि हम इस नीति पर चले हैं कि 140 करोड़ लोगों का भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर आगे बढ़ेंगे। यानी कोई मुद्दा नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उनका कहना कि उनके बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कुछ कहा। अरे कहा तो क्या कहा, ऐसे कौन से शब्द अनुराग जी ने बोले जो असंसदीय थे, वो तो आप बताते नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि जिन बातों की वकालत करने के आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा और उनके मंत्रिमंडल का सदस्य शिमला में एकत्रित हुए थे, उन्हें याद रखना चाहिए यही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनके बेटे ने और इनके एलाइज एम के स्टालिन के बेटे ने एक बयान दिया और उसने कहा ये सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए, इसको कुचल डालना चाहिए। और सनातन धर्म की तुलना उन्होंने प्लेग से, एड्स से, मलेरिया से, इन सब बीमारियों से करके कहा, इसलिए इसका नाश करना अत्यंत आवश्यक है। तो उनकी मानसिकता क्या है जिनके वकालत आप करते रहे। और दूसरी बात, महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में देश के 70-80 करोड़ लोगों ने पुण्य प्राप्त किया। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहते हैं कि लोग प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा के पाप धोने के लिए जाते, अगर इसी से होता तो यानी उन्होंने हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई, इस देश के यानी 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया। और फिर यह है कि उनके नेता, कोई भी केंद्रीय नेता, चाहे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे प्रियंका हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सबके सब लोगों ने प्रयागराज में जाकर के वहां पर कुंभ में स्नान करने के लिए भी वो बचते रहे। आखिर उनकी मानसिकता क्या है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो अनुराग जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और उसके अतिरिक्त है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो सदा सनातन के विरोध की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है, तुष्टिकरण किसी का नहीं, लेकिन हम सब के सब धर्मों को बराबर मान, आदर और सम्मान देते हैं और सबके कल्याण की भावना रखते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा उसका मैं विरोध करता हूं और उनका ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल निंदनीय है और सनातन के विरुद्ध है। सिंह कभी कुछ भी बोल सकते, किसी भी बात से मुकर सकते हैं। अरे ये वही विक्रमादित्य सिंह हैं जिन्होंने शिमला में कहा कि हिमाचल उनकी मूर्ति बनाने के लिए नहीं दी। और फिर से त्याग पत्र की बात भूल गए और फिर
लोकसभा में कुछ कहते नहीं है। मैं जब थी तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। प्रतिभा सिंह जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि आप कितना जाती हैं और आप इतनी लोकप्रिय नहीं कि आप लगातार 3-4 चुनाव जीती हैं, एक जीती फिर हारी फिर जीती। अरे ऐसा तो कोई भी हो सकता है। मान्यता उसकी है जो लगातार चुनाव जीते, और आप कुछ नहीं करती थी, मंडी लोकसभा के लोगों से मिलती नहीं थी, कभी आती नहीं थी। आपका परिवार केवल मात्र जब चुनाव आता है, चुनाव लड़ने के लिए आप आते हैं, इसलिए आपकी बातों को मैं कोई महत्व नहीं देता। और मैं वर्तमान में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में जितने सदस्य हैं, सबके सब आज देश की राजनीति में मुख्य भूमिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले और हिमाचल के सपूत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद श्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के रहने वाले हैं। और वर्तमान आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सिकंदर कुमार जी कितना बढ़िया से राज्यसभा विषय रखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की यानी सदस्य और हिमाचल प्रदेश के उनको सभापति के पैनल में स्थान मिला है। सुश्री इंदु गोस्वामी जी कितनी बढ़िया भूमिका निभा रही है। कांगड़ा लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी कितने जबरदस्त तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। शिमला के श्री सुरेश कश्यप जी, यानी क्या कहें, एक से बढ़कर एक। और मुझे नहीं लगता कि आप ये कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के सबके सब सांसद निकम्मे है, कोई बात नहीं करता। जितने दम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद काम कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, वो सबके सब कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप बार बार इस प्रकार की बात करके ये ना कहें कि आपने बहुत कुछ किया। मंडी के लोग भली प्रकार इन बातों को जानते हैं। और विक्रमादित्य सिंह जी बात को तो कोई ना जवाब देना चाहिए ना कुछ कहना चाहिए, वो अल्टू पलटू राम है। सर एक बयान और, यह प्रश्न उन्होंने मंडी लोकसभा की सांसद सुश्री कंगना जी के विषय में कहा है। और मुझे लगता है कि जब उनको कुछ कहने के लिए नहीं रहता तो वो इस प्रकार की बात करते हैं। और चुनावों से पहले भी कंगना जी के विरुद्ध अनेक प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की, लेकिन मंडी लोकसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कंगना जी को चुनाव जिता करके भेजा है। और यह है कि निश्चित रूप से इस पर तो मुझे लगता है कि कंगना जी के जो विषय में उन्होंने कहा है, तो मेरा यही कहना है कि कंगना जी अपनी भूमिका में ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं, जो उचित लगता है उसको कर रही हैं। और यह कि आगामी आने वाले समय में और अच्छे प्रकार से वो काम करेंगे।